Good morning class. Today we are going to discuss our chapter The Crisis of Democratic Order कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में क्राइसिस आए और इन क्राइसिस की वजह जो बनी वो थी इमरजेंसी इन इंडिया। मतलब इंदिरा गांधी का पावर में आना और भारत में इमरजेंसी का लगना, और इस इमरजेंसी की वजह से कैसे कैसे क्राइसिस आए और किस तरीके से भारत की डेमोक्रेसी को बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा और बहुत सारे इसी टाइम पर बहुत सारे प्रोटेस्ट घेराव बंद हुए और सरकार को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा या लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट झेलना पड़ा। इसी पर हम अब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। फर्स्ट कि इंट्रोड्यूस कि क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक जो ऑर्डर है, अब इसका एक ही क्वेश्चन है कि भारत में इमरजेंसी क्यों लगी, किन कारणों से इमरजेंसी को लगाया गया, क्या वो नेसेसरी कंडीशन थी डेमोक्रेसी में, क्या इमरजेंसी के बिना भी कुछ और तरीके सरकार अपनाकर अदरवाइज टू स्टेबलाइज द डेमोक्रेसी इन इंडिया की डेमोक्रेसी को स्टेबल करने के लिए पॉलिटिक्स में रिफॉर्म लाने के लिए क्या और भी तरीके हो सकते अदरवाइज, कि सरकार का अगर इतना प्रोटेस्ट हो रहा था तो सरकार क्या और स्टेप उठा सकती थी टू मिनिमाइज द प्रोटेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका जो इम्पैक्ट थे उसको एनालाइज करें, उसका अगर हम पता लगाएं तो इम्पोजिशन, व्हाट डिड द इम्पोजिशन ऑफ, कि प्रैक्टिस के अंदर अगर देखा जाए कि इमरजेंसी लगती क्यों है, किन कारणों से लगती है और वो क्यों जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन क्यों है, किन कारणों से नेसेसरी कंडीशन है। और थर्ड क्वेश्चन पॉलिटिकल, इसके राजनीतिक परिणाम, रिजल्ट क्या हुए। अब इंडिया की पार्टी पॉलिटिक्स पर, कि पार्टी पॉलिटिक्स कैसी बदल गई, क्या हो गया उसका, और लास्ट कि भारत की जो डेमोक्रेसी है उसे क्या क्या सीख मिली इस क्राइसिस की वजह से। अगर ये क्राइसिस हुए, व्हाट आर द लेसन्स, क्या चीज नई हुई, किस तरीके से हमें डेमोक्रेसी को चलाना चाहिए ताकि दोबारा से ऐसे क्राइसिस, डीप क्राइसिस, ग्रेव क्राइसिस ना आए और भारत की पॉलिटिक्स को ना भुगतना पड़े। अब है जी बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी, जो हमारा 1967 से जो हम देख रहे थे कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक नौसिखिया के हाथ में कमान आ गई, कि सब लीडर्स बोलते थे कि इन पॉलिटिक्स की राजनीति के समझ, जो राजनीति की समझ रखने वाले थे, दे सेड दैट कि इंदिरा गांधी वाज नो वॉइस। लेकिन जैसे ही वो भारत की पीएम बनी, एज शी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, शी gained the popularity in the common people. Like there was a one slogan, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का जो नारा था, that was so popular among the masses, common man of India, कि इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी, द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी इंक्रीज डे बाय डे और वो अनकंट्रोलेबल हो गई। वो लीडर जिसको बहुत कद्दावर, बहुत बड़ा नेता, वो जो पुराने नेता थे उन्हें चैलेंज कर रही थी और एक तरीके से अपने तरीके से पार्टी को चला रही थी। शी वॉज ड्राइविंग पार्टी अकॉर्डिंग टू हिज विश, क्योंकि कांग्रेस आर को बनाने वाली इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस रिक्विजनिस्ट। देयर वाज स्प्लिट इन द कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट होने की वजह से दो पार्टीज बनी और ये 1967 की देन थी। फिर जो पार्टी की पॉलिटिक्स थी वो इतनी ज्यादा, पार्टी की कंपटीशन, पार्टी के बीच में जो कंपटीशन था वो इतना ज्यादा पोलराइज्ड हो गया और कह दो कि बिटर हो गया, इतना ज्यादा कड़वापन आ गया कि
नन नो पार्टी वांट्स टू सी इंदिरा गांधी इन पावर। सारी इंदिरा गांधी के खिलाफ थी पार्टी और कड़वापन आ गया। कह दो कि तीखी बहस हो रही थी पॉलिटिक्स को लेकर और पोल्स बन गए, आइदर यू आर विद इंदिरा गांधी, यू हैव टू डिसाइड। दो आइडियोलॉजीज वर्क कर रही थी, नॉन कांग्रेस, कांग्रेस। आइदर यू विल बी द नॉन कांग्रेस, आइदर यू विल बी विद द कांग्रेस। और फिर आगे चल के जो रिलेशनशिप थी गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में, वो भी एक तरीके से आप कह दो कि बिटर हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कुछ काम, कुछ कार्यों को, कुछ पहलों को, कुछ तरीके सरकार के द्वारा जो तरीके अख्तियार किए गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, तो उसे वायलेटिव माना। उसे बोला कि भारत के कानून की, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की वो उल्लंघन कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो उसकी बहुत सारी पॉलिसीज पर गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से रोक लगा दी। तो कांग्रेस पार्टी एक ही पोजीशन पर थी, एक ही स्टैंड पर थी कि कोर्ट जो है हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है और हमारी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के खिलाफ है। पार्लियामेंट देश को चलाता है, तो पार्लियामेंट एक सुप्रीम बॉडी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि पार्लियामेंट अपने तरीके से काम करे, एक सुप्रीम बॉडी बने। तो वो पार्लियामेंट जो है उसे चैलेंज कर रहा है कोर्ट। और कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब कोर्ट ऑफ इंडिया है, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, वो क्या है, कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, कि वो यथास्थितिवादी, कि जैसी स्थितियां उनको देखकर चल रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि कांग्रेस अपने आप को ये मान रही थी कि सारा इंडिया उनके खिलाफ है, तो एवरीथिंग वाज अपोजिट टू देम। उनके खिलाफ ओपोजिशन बहुत भारी हो रहा है। इसलिए ये देखो, कांग्रेस ने कोर्ट को कंजर्वेटिव माना और ये माना कि उनका जो प्रो वेलफेयर प्रोग्राम है, प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम है, उसका अपोज कर रही है कोर्ट ऑफ इंडिया। और उस समय जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी थी वो कह रही थी कि जो सत्ता है वो पर्सनलाइज्ड हो रही है, जो सत्ता है देश का, जो पावर है, पावर पॉलिटिक्स है, वो पर्सनलाइज्ड हो रही है, कि एक पर्सन अपने फायदे के लिए देश की सत्ता का यूज कर रहा है, गलत यूज कर रहा है या गलत तरीके से उसे चलाया जा रहा है। इवन कांग्रेस का जो स्प्लिट था कि 1967 में स्प्लिट हुआ, 1967 के बाद चीजें बदली, तो 67 में जो स्प्लिट हुआ था उसकी वजह से भी जो पावर पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत सारे बदलाव आए। जो इंडिया की राजनीति थी और जो तरीका था राजनीति का वो बिल्कुल बदल गया। तो अब देश का हम कहते हैं जी इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, कि इकोनॉमिक संदर्भ में देश कैसे चल रहा था। अब है जी 1971 के इलेक्शन आए, इंदिरा गांधी ने एक ही नारा दिया था, वो था जी गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ वो चाहती थी कि गरीबी अगर देश की दूर होगी तो कॉमन मास को, जॉब्स की बात कर रही थी वो, कॉमन मास के अपलिफ्टमेंट की बात करी, गरीबों को अपने साथ लेके चलना चाहती थी, इसलिए गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिसकी वजह से उसे पॉपुलैरिटी मिली। और देश की जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी उस समय इतनी अच्छी भी नहीं थी। क्यों इतनी अच्छी? इसलिए नहीं थी क्योंकि 1971 में वॉर हुआ था, पहले 1965 में वॉर हुआ, देश की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी बुरी थी, 1971 के वॉर होने की वजह से और ज्यादा बुरी होगी। और ऊपर से कि 1971 में स्थिति ये था कि आप कह सकते हो कि मानसून फेलियर, देश में प्रोडक्शन की कमी होगी, मानसून फेलियर की वजह से बहुत सारी दिक्कतों से देश जूझ रहा था। 1971-72 में देश दिक्कतों से जूझ रहा है, देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मानसून को लेकर, फूड क्राइसिस को लेकर, ऊपर से इंडिया बांग्लादेश
बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ वॉर, जिसमें इंडिया वाज द काउंटर पार्ट ऑफ बांग्लादेश। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हर संभव मदद दी, पॉलिटिकली मदद दी, इकोनॉमिकली, मिलिट्रली, जिसकी वजह से भारत के ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन हो गया। भारत को इस वॉर से इकोनॉमिकली नुकसान हुआ। और अब उस समय बांग्लादेश वॉर के समय जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया, तो ईस्ट जो पाकिस्तान था, जो अब बांग्लादेश बना है, वहां से 8 मिलियन लोग भारत की बॉर्डर पर खड़े थे। मतलब 80 लाख लोग जो भारत में शेल्टर चाहते थे, भारत में आना चाहते थे एज रिफ्यूजीज। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने 80 लाख लोगों को ये आश्वासन दिया, शी सेड इंडिया विल हेल्प इन एवरी एस्पेक्ट, इंडिया हर संभव मदद करेगा। 80 लाख लोगों को भारत में आने से मना कर दिया, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ फूड शॉर्टेज, फेलियर मानसून, और ऊपर से 80 लाख लोगों की समस्या भी बढ़ जाती तो भारत के लिए मुश्किलें हो जाती। तो इस आश्वासन की वजह से वो लोग नहीं बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, लेकिन भारत के ऊपर तो बर्डन पड़ा। और ये जो युद्ध था कुछ दिन तक चला, जिसकी वजह से भारत को नुकसान हुआ। और ऊपर से इस युद्ध में भारत ने बांग्लादेश की मदद की। ढाका सरेंडर हुआ। ढाका के अंदर भारत ने 90,000 सैनिकों को घेरा डालकर उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर किया, पाकिस्तान सोल्जर्स को, जिसकी वजह से बांग्लादेश 1971 के बाद एक नए कंट्री के रूप में इमर्ज हुआ। लेकिन इंटरनेशनली, अब इंटरनेशनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यूएस गवर्नमेंट जो अलाई थी पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान की मदद कर रहा था यूएस, उसका अच्छा मित्र था, उसने भारत को हर संभव मदद देने से मना कर दिया, हर तरीके से मदद रोक दी भारत के लिए। और उसी समय यौम किपुर वॉर, अरब लीग और इजराइल के बीच में एक वॉर चल रहा था, इजराइल एंड फिलिस्तीन के बीच में यौम किपुर वॉर, जिसकी वजह से अरब कंट्रीज ने तेल की कीमतें 300% तक बढ़ा दी। और इतनी ज्यादा बढ़ने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और उसी समय तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई की दर जो 1973 में 23% चली गई और 1974 में 30%। तो इकोनॉमिकली भारत को महंगाई की समस्या से जूझना पड़ा। और जो ये कीमतें थी इतनी ज्यादा सर्ज करने की वजह से, इतनी ज्यादा ऊपर जाने की वजह से आम आदमी के लिए रहना दुश्वार हो गया। आगे चल के प्रॉब्लम्स क्या थी कि लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि इतनी ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही थी भारत की, इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं था, और अनएम्प्लॉयमेंट भी था, थोड़ा बहुत बेरोजगारी भी थी। कहां पर? रूरल एरियाज में। प्लस अब सरकार ने अपने खर्चे कम करने के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सरकारी मुलाजिम, जो सरकार के ऑफिसर्स थे, उनकी सैलरीज फ्रोज कर दी, मतलब उन्हें सैलरीज देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो सरकारी कर्मचारी थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनमें भी सरकार के खिलाफ डिससेटिस्फैक्शन आ गया, गुस्सा बढ़ गया। अब आगे चल के 1972-73 में, चलो देश थोड़ी बहुत दिक्कतों को जूझ रहा था 71-72 में, लेकिन 72-73 में आगे चल के और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई जब मानसून फेल हो गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल गिर गया, फूड क्राइसिस आ गई, और देश का जो फूड ग्रेन का आउटपुट था वो भी एकदम स्लंप कर गया, जिसकी वजह से जो जनरल एटमॉस्फेयर था,
जनता के अंदर सरकार के खिलाफ वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब बहुत ज्यादा सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ गया। अब इस समय पर जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी थी, हम कहते हैं कि इस टाइम पर जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी थी वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। लगातार नॉन कांग्रेस पार्टी थी, जो ऑपोजिशन पार्टी थी नॉन कांग्रेस, वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, मानसून फेलियर को लेकर, सरकार के द्वारा ढंग के कदम नहीं उठाए, इसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रही थी। 1960 में रेगुलर प्रोटेस्ट चल रहे थे और वो इसी चीज को रेगुलर उठा रही थी। फिर मार्क्सिस्ट जो ग्रुप है, अब स्टूडेंट अनरेस्ट, तब स्टूडेंट भी 1960 में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उन्हें भी लगता था कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और सरकार देश की स्थिति को नहीं सुधार रही है, तो यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी सड़कों पर थे सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनमें भी सरकार के प्रति गुस्सा था। फिर एट लास्ट जितने भी मार्क्सिस्ट ग्रुप थे, जिसमें हम सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम मतलब सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, तो सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, सीपीएमएल और एम जो थे वो लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और ये चाहते थे कि सरकार जो तौर तरीके, सरकार का जो तौर तरीका वो खत्म हो और नए तरीके की सरकारें चुनी जाए, या सरकार नए तरीके की व्यवस्था भारत में लागू हो। वो पुरानी जो व्यवस्था है, कैपिटलिस्ट ऑर्डर जो था, जो कैपिटलिस्ट तरीका था कि सरकार बड़े लोगों को फायदे दे रही है, गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रही, उसके खिलाफ वो रेगुलर सरकार के जो तौर तरीकों का विरोध कर रहे थे। तो इस एमएल को उस समय माओवादी बोला जाता था, या कई जगह नक्सलाइट्स, जैसे हम वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में इन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, नक्सलवादियों ने, नक्सलाइट्स ने, तो वो भी सरकार के जो तरीके थे उनके खिलाफ विरोध कर रहे थे। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है, इन ग्रुप्स के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट लगातार बहुत बड़े बड़े स्टेप उठा के इन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। अब है जी, सरकार रेगुलर प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही है। अब है जी, आ गया हमारा बिहार एंड गुजरात मूवमेंट, जो 1970s के बाद हुआ। और ये बिहार एंड गुजरात मूवमेंट जो है, एक तरीके से गुजरात मूवमेंट जो 1974 में हुआ, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं गुजरात एजिटेशन को, गुजरात मूवमेंट को नव निर्माण आंदोलन 1974। अब गुजरात और बिहार के जो स्टूडेंट थे वो रेगुलर कांग्रेस रूल्ड जो स्टेट है उनके खिलाफ, कि जो स्टूडेंट थे गुजरात के, चाहे हम बिहार के स्टूडेंट्स बोले, तो वो कांग्रेस की सरकारें जिन भी स्टेट्स में थी, इन दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी, इसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है। जनवरी 1974 में गुजरात में एक विरोध प्रदर्शन हुआ। जनवरी 1974 में एक एजिटेशन हुआ, किसके खिलाफ? अनाज की बढ़ती हुई कीमतें, कुकिंग ऑयल और हमारी जो जरूरत के सामान है उसका जो बढ़ रहा प्राइसेस था, और एट लास्ट हम कह सकते हैं कि करप्शन के खिलाफ, जो बड़ी बड़ी जगहों पर सरकार के ऑफिस में जो बढ़ रहा करप्शन है उसके खिलाफ ये लोग रेगुलर डिमांड कर रहे थे। तो जब करप्शन की बात आई तो इनके एक सीएम थे गुजरात के, चिमन भाई पटेल, जुलाई 1973 में। अब जनवरी 1974 है, तो ये 1973 में शुरुआत हुई थी गुजरात आंदोलन की, गुजरात मूवमेंट की। तो जुलाई 1973 में चिमन भाई पटेल थे, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, तो सरकार ने उन्हें हटाकर नए सीएम बनाए गए, गुजरात के घनश्याम ओझा। और उस समय कांग्रेस जो थी वो मेजोरिटी में थी, 167 सीट में थे, 140 कांग्रेस के हक में थी सीट्स, तो घनश्याम ओझा को बनाया गया। अब
जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था सरकार के खिलाफ, उसको बड़े बड़े लीडर्स ने भी ज्वाइन किया। अब उसमें बड़े बड़े लीडर्स ने ज्वाइन किया और लीडर्स ने ये बोला कि स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। अब इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा कि उन्हें सरकार को बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। तो सरकार ने घनश्याम ओझा को रिजाइन करने के लिए बोला, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और गुजरात के अंदर गुजरात मूवमेंट में जब ऑपोजिशन पार्टी और दूसरे बड़े लीडर जुड़े तो वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। अब जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी थी, प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन होते हैं, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो कह रही थी कि गुजरात के अंदर फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। और फ्रेश इलेक्शन की डिमांड के लिए जो मोरारजी देसाई थे वो सबसे आगे थे। उन्होंने बोला कि मैं, मोरारजी देसाई जो कांग्रेस ओ के बहुत बड़े लीडर्स थे, उन्होंने फ्रेश इलेक्शन की डिमांड के लिए इनडेफिनेट फास्ट की घोषणा कर दी 12 मार्च को। उन्होंने बोला मैं तब तक इनडेफिनेट फास्ट पर, आमरण अनशन पर रहूंगा जब तक सरकार इलेक्शन नहीं करवाती। तो उनके दबाव के अंदर सरकार को गुजरात के अंदर नए सिरे से इलेक्शन करवाने पड़े और ये इलेक्शंस जून 1975 में हुए। जब जून 1975 में फ्रेश इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस को इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। तो गुजरात इलेक्शन जो हुए 10 जून 1975 में, तो ऑपोजिशन पार्टी ने मिलकर कांग्रेस ओ, बाकी दूसरी जो पार्टी थी उन्होंने मिलकर कांग्रेस आर को हरा दिया। अब अगला है जी, जब थर्ड पॉइंट जो बात हम करेंगे वो है जी बिहार मूवमेंट, जो मार्च 1974 में चालू हुआ। अब बिहार में भी बढ़ती हुई फूड ग्रेन्स की प्राइस, करप्शन के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, खाने की कमी के खिलाफ जो स्टूडेंट्स थे वो आंदोलन कर रहे थे, सारे स्टूडेंट। तो बिहार छात्र संघर्ष समिति BCSS, बिहार छात्र संघर्ष समिति, जिसके एक लीडर थे लालू प्रसाद यादव, जो बाद में बिहार के CM भी रहे हैं। उन्होंने JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, जो राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे, समाज के कार्य कर रहे थे, उन्हें जाकर बोला कि आपको हमारे आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, या उन्हें ये बोला कि आपको हमारे आंदोलन से जुड़ना चाहिए। और उन्होंने बोला मैं तो राजनीति त्याग चुका हूं। लेकिन बाद में सोच विचार करने के बाद उन्होंने बोला कि मैं एक शर्त पर इस आंदोलन का हिस्सा बनूंगा, अगर ये आंदोलन पूरे भारत का आंदोलन बनेगा और ये आंदोलन हमेशा नॉन वायलेंट रहेगा और ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा आंदोलन, मतलब ये बिहार के बाहर भी आंदोलन फैलेगा, मतलब ये आंदोलन बिहार के बाहर भी जाएगा। और इसी आंदोलन को बाद में संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन का नाम भी दिया गया, क्योंकि ये पूरे भारत का आंदोलन बना था। और इस आंदोलन ने पूरे देश को अपील की कि आप लोग, कॉमन मैन को इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए। तो हर तरीके के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने और जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस को रिजाइन देने के लिए, कांग्रेस के जो CM थे उन्हें रिजाइन देने के लिए बाध्य भी थे। उन्हें बोला कि आपको रिजाइन देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी शुड लीव द CM सीट ऑफ बिहार। लेकिन अब बिहार के अंदर जब गवर्नमेंट ने ये चीज मना कर दिया रिजाइन करने से, तो जो टोटल रेवोल्यूशन था वो सामाजिक तरीके से भी, सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, हर तरीके से देश की डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए चला। मतलब देश की डेमोक्रेसी को अच्छा बनाने के लिए पॉलिटिकल स्फीयर्स में भी इसने काम किया, सोशल में भी, इकोनॉमिक स्फीयर्स में भी, एजुकेशन के अंदर भी और इन्वायरमेंट के अंदर भी
इस टोटल रेवोल्यूशन ने काम किया और देश की राजनीति को सुधारने का काम किया। लेकिन जब जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी को रिजाइन करने के लिए बोला तो कांग्रेस पार्टी ने रिजाइन करने से मना कर दिया। तो जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के खिलाफ बंद भी प्रोटेस्ट किया, बंद भी किया, घेराव भी किए और फिर स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज की गई ताकि बिहार गवर्नमेंट को रिजाइन करवाया जा सके। लेकिन बिहार के जो सीएम थे उस समय के अब्दुल गफूर, उन्होंने इंदिरा गांधी की एडवाइस पर रिजाइन करने से मना कर दिया। तो जयप्रकाश नारायण इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इसको पूरे देश तक लेके गए, पूरे देश में इस आंदोलन का प्रसार हुआ और एक तरीके से जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश का आंदोलन इसे बनाया। तो इसे संपूर्ण क्रांति का नाम भी दिया गया और टोटल रेवोल्यूशन का भी नाम दिया गया। अब इस ये दो मूवमेंट थे जिनके बारे में हम अभी पढ़ा है हमने, तो ये जो मूवमेंट है दोनों देश की राजनीति, मतलब इन्होंने देश की राजनीति बदल दी। ये मूवमेंट पूरे देश में फैले, पूरे देश ने इन दोनों मूवमेंट के बारे में जाना। लेकिन जो बिहार मूवमेंट था वो तो पूरे देश का आंदोलन बन गया। अब इसके साथ उसी समय एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था रेलवे मैन्स का, मतलब रेलवे के जो एम्प्लॉइज थे वो भी स्ट्राइक कर रहे थे सरकार के खिलाफ, रेलवे मंत्रालय के खिलाफ, क्योंकि एम्प्लॉइज जो थे रेलवे के वो पूरे देश को रोकना चाहते थे। मतलब वो स्ट्राइक पर थे फॉर द बेटर वर्किंग कंडीशंस, कि उन्हें अच्छी वेजेस मिलनी चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए। इसके लिए पूरा जो रेलवे था वो स्ट्राइक पर था और एक तरीके से जैसे ही रेलवे स्ट्राइक पर गया तो सरकार डर गई, सरकार को ये लगा कि पूरा देश रुक जाएगा। इधर से रेलवे स्ट्राइक पर था, इधर से जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे कंट्री के लोग हैं वो नेशनल कैपिटल में इकट्ठे होंगे। 1975 में उन्होंने बोला कि पूरे लोग देश के कैपिटल में आएंगे दिल्ली के अंदर और हम सब मिलकर पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। ये इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रैली थी और इसमें जयप्रकाश नारायण ने देश के पार्लियामेंट को घेरने की रणनीति बनाई थी। और इस रणनीति में, इस पॉलिटिकल रैली में सारी ऑपोजिशन जो पार्टीज थी, जो कांग्रेस आर के खिलाफ या इंदिरा गांधी के खिलाफ वर्क करी थी, जिसमें कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल बीएलडी, फिर भारतीय जनसंघ बीजेएस, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जितनी भी पार्टीज थी वो सारी ऑपोजिशन में बैठकर जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर पॉलिटिकल रैली का नेशनल कैपिटल में ऑर्गेनाइज कर रही थी। लेकिन उस समय एक चीज और देखी गई कि अगर कल को इंदिरा गांधी एज ए पीएम रिजाइन करती हैं तो अगला जो विकल्प होगा भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो जयप्रकाश नारायण ही होंगे। उन्हें इंदिरा गांधी के अल्टरनेटिव के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन क्रिटिक्स जो थे, जयप्रकाश नारायण के जो क्रिटिक्स थे वो ये बोलते थे कि इसका जो तरीका है वो है जी मास एजिटेशन का, ये लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करते हैं जो कुछ हद तक गलत है। तो ये लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन को हवा देते हैं। और जो बिहार और गुजरात मूवमेंट है जिसकी बात हम बार बार बात कर रहे हैं, बिहार और जो गुजरात मूवमेंट है वो जी दोनों जो मूवमेंट है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे, बिहार और गुजरात मूवमेंट है, इनको कांग्रेस के खिलाफ देखा गया कि ये आंदोलन सिर्फ कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए। कि बिहार के अंदर हुआ तो वहां भी कांग्रेस, अगर गुजरात में हुआ तो वहां भी कांग्रेस, तो दोनों जगह। और इवन ये भी देखा गया कि ये दोनों जो प्रोटेस्ट थे, कि दोनों जो आंदोलन हुए
वो इंदिरा गांधी को चैलेंज करने के लिए कि उनकी लीडरशिप में दम नहीं है। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ इन आंदोलन को एक तरीके से देखा गया कि ये दोनों आंदोलन इंदिरा के खिलाफ हैं और ये पर्सनल ओपोजिशन की कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर निकालना चाहते हैं। लोग क्रिटिक्स ये सोच रहे थे कि जयप्रकाश नारायण सिर्फ इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं या उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। तो ये आंदोलन सिर्फ इंदिरा के खिलाफ के आंदोलन थे, इंदिरा की खिलाफत के आंदोलन थे। आज के लिए इतना ही। जो बचा हुआ चैप्टर है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप यहाँ तक वीडियो देखिए और बताइए कि आपको क्या चीजें समझ में नहीं आई। थैंक यू सो मच। होप you will like my video. Thank you so much.